Welcome to Bioratna. Dear students, last session we have completed the chapter Biological Classification, which means today we are going to start the chapter Plant Kingdom. The Plant Kingdom. Those students who are in class 11th, they will sit with your notebooks and pen in hand so that they can write down the notes with their own hands. This is very important. I am always stressing the importance of this one. So class 11 students, please don't just see the lecture but take your notebook in hand also. Class 12 students, you please sit with your flashcards in your hand. If flashcards, they are not so much in practice, but that flashcards are your true friends that you will realize when you clear your NEET. So class 11th as well as class 12 students, be ready. Why students they find this chapter Plant Kingdom and Animal Kingdom so difficult? Of course, there are so many knowledge based facts that उसे तुरंत फिंगर टिप्स पे उसे ग्रास्प करना बहुत मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल होता है. सिर्फ अलगी बच्चा, ओनली एल्गी में थोड़ा सा धीरज धरो, उसे आपको पूरी तरह से याद करने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, बट विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स यू विल डू इट प्रॉपरली. उसके बाद के जो टॉपिक्स है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, आई प्रॉमिस यू कि उसी सेम लेक्चर में, जिस लेक्चर में हम इन्हें डील करेंगे उसी में आपको सारी चीज़ें याद हो जानी है, वो भी उन टर्म्स की मदद से जिनसे बच्चे डरते हैं, दैट इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अ लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स. A look at classification within angiosperms. क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ हम पढ़ने वाले हैं those concerns which we went through while classifying the plants. उसे समझने के लिए हम एक एंजियोस्पर्म्स का एग्जाम्पल लेते हुए हम ये देखेंगे कि कितने डिफरेंट तरह के क्लासिफिकेशन से हम गुजरे हैं when to reach the present classification system. So the first is the artificial system. Artificial classification system. What is this artificial classification system? This is not new to you. आपने पढ़ा है ना एरिस्टोटल में कि उसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था, सिर्फ हाइट के बेस पे प्लांट्स को कर दिया. हैबिटेट क्या है देखते हुए उसने ऑर्गेनिजम्स को टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एरियल में डिवाइड कर दिया. So here we are concerned about the classification in angiosperms. तो हम सिर्फ angiosperms को लेते हुए बात करेंगे. So the first one, that is artificial classification system, it is based on superficial characters. इंटरनल कोई भी स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल कोई भी स्ट्रक्चर आप नहीं देख रहे हो, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो आपको आंख से दिख रहा है उसी को आप देखते हो. फॉर एग्जाम्पल द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द प्लांट. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में क्या लोगे आप बताइए, जैसे वो कैसे दिखता है, मतलब द लीफ स्ट्रक्चर और द कलर, देयर हैबिट एक्सेट्रा. इसे लेते हुए आप देखते हो. और द एंड्रोइशियम बेस्ड ऑन the type of, not the type of androecium. Linnaeus, he did the classification on the basis of the number of androecium. कितने androecium present है फ्लावर में, उस हिसाब से किसने किया था? It was Linnaeus who did the classification कि अगर एक ही androecium है, then he is saying that
this is all the plants will come under monoandria. All those plants which have two androecium, they will come under diandria. And like that, ये कोई ज़रूरी है कि जिसके पास दो stamen है, only two stamen it is having, that means they are closely related, they should come under one group. That's why this is called artificial classification system. जिसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि इट ग्रुप्स टुगेदर अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स. ये अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ले आता है. दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन. इसे आप नया कुछ मत समझिए, ये वही है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अंडर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, शुरू में ही जो आपने पढ़ा है. नेक्स्ट वन इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये भी कुछ नया थोड़ी है बच्चा. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द टैक्सोनॉमी विच यू हैव स्टडीड. आपने पहले चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड को बिल्कुल इग्नोर मत करना बच्चे. लिविंग वर्ल्ड को बिल्कुल इग्नोर मत करना. एक बार अच्छे से बैठ के उसके सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ ले. इसमें जो आपने टैक्सोनॉमी पढ़ा था, इट इज द सेम थिंग. दैट मीन्स इट इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल बट मेनी अदर कैरेक्टर्स. जैसे इसने मॉर्फोलॉजिकल भी ले लिया, एनाटॉमी भी ले ली, बायोकेमिकल्स भी ले लिए, फिर इसने एम्ब्रियोलॉजी भी ले ली. सो ऑल दिस डिफरेंट, ये बाकी सारी चीज़ें भी आप कंसिडर करते हो कि अंदर से बाहर से समझो एक जैसा लग रहा है. फिर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या सेम है, हिस्टोलॉजी में देखते हैं कि क्या सेम है, इसकी एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करते हैं कि क्या एक तरह के स्टेप्स ये फॉलो करता है. देन ओनली वी ग्रुप टुगेदर, केयरफुली काम करते हुए तब हम उसे एक साथ ग्रुप करते हैं. दिस इज योर टैक्सोनॉमी ओनली. नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज फाइलोजेनेटिक. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसे भी आपने ध्यान दिया. अगर इसको यहाँ पे ऐसे फाइलोजेनेटिक पढ़ते हो, दिस इज योर सिस्टमैटिक्स, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में टैक्सोनॉमी के बाद पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी में हमने आर्टिफिशियल में एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया या कुछ सुपरफिशियल सा, कैसा दिखता है, कौन सी ज़मीन पे रहता है, इस तरह से क्लासिफाई किया. यहाँ हमने उसे बहुत सारे कैरेक्टर्स लेते हुए, कंसिडर करते हुए, क्लासिफाई करते हुए सोचा कि वाह हमने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन कर दिया. बट नो, फिर हम क्या करते हैं, उसका एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप देखते हैं. उसकी एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप देखते हुए मीन्स कि अगर आपने काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखा है, विच मीन्स दे हैव, ऑल ऑफ देम हैव अ कॉमन एंसेस्टर. So that is called phylogenetic. This is your systematics. Taxonomy plus phylogenetic relationship मिलके जो हमने बनाया था, the same here. This is the ancestral relationship together with these above characters. ये भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है. इसमें आपको मेन ये कहना है कि इस ग्रुपिंग के बाद you ensure that all the organisms which are kept in one group, that means they have the same ancestor. अब हर किसी ऑर्गेनिज्म की फॉसिल हिस्ट्री तो अवेलेबल नहीं होती ना बच्चे, तो फिर आप उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस तरह से स्टडी करोगे. बात समझ रहे हो प्रॉब्लम, कि इतना ही सफिशिएंट क्यों नहीं है. लिविंग वर्ल्ड में आपने यही 3 पढ़े, यहाँ आके हम स्टॉप हो गए. नाउ इस टॉपिक का नाम क्या है? अ लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स. इतना क्लासिफाई करते हुए जब हम आए, फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी कोई भी फॉसिल हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है. इसीलिए हमें कुछ और चीज़ों की मदद लेनी पड़ी अदर देन दिस थ्री नहीं, आर्टिफिशियल को तो हमने कैंसिल आउट ही कर दिया. ये नेचुरल और फाइलोजेनेटिक है अभी ना,
इसके साथ साथ हम कुछ और ऐड करते हैं, उसमें से एक है, दिस वाज थर्ड, सो द फोर्थ इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो इसमें आपका अगर क्वेश्चन है कि इन फाइलोजेनेटिक के बाद भी हम आगे क्यों बढ़े, दूसरे की मदद की हमें क्यों जरूरत पड़ी, तो इट इज बिकॉज द फॉसिल हिस्ट्री फॉर ऑल इज नॉट अवेलेबल। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सपोज दिस इज वन प्लांट, दिस इज वन प्लांट, हम क्या करते हैं उसके जितने कैरेक्टर्स है, अच्छा ये भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ना, जितने इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सारे प्लांट्स में आपको दिख रहे हैं, इसका रूट ऐसा है, लीफ ऐसा है, इसमें वेनेशन ऐसी है, इसमें इस तरह से वो अरेंज है, फ्लावर्स में इतने पेटल्स है, 3 का मल्टीपल है, 3 या 3 का मल्टीपल, 5 या 5 का मल्टीपल, जितने भी कैरेक्टर्स है हर कैरेक्टर को एक नंबर और कोड दे दिया जाता है। एक नंबर और कोड दे दिया, this is then they are processed under a computer based program। कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में आपने इसे प्रोसेस किया, हर कैरेक्टर को सेम मार्क्स, हर कैरेक्टर्स को सेम मार्क्स, सेम टाइप के कैरेक्टर्स कंप्यूटर तुरंत प्रोसेस कर देगा कि अच्छा सेम टाइप के कैरेक्टर्स, इसमें अगर 4 है, इसमें जो इसके 4 से ये मिलता है, इसके 10 कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं, इसके 10 देख रहे हैं, इसके 100 देख रहे हैं, इसके 100 देख रहे हैं, कंप्यूटर विल टेल यू कि हाँ इसके 58 कैरेक्टर्स इससे मैच कर रहे हैं। सो यू कैन प्रोसेस हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम एंड यू कैन फाइंड आउट हजारों लाखों जितने प्लांट्स हैं सबका आपने बस डाटा फीड कर दिया एंड योर कंप्यूटर विल टेल यू कि देखो उसके इतने सारे कैरेक्टर्स मैच करते हैं। दिस इज हाउ दिस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हेल्प्स यू। फाइन, easy to understand? Now come to the next one, that is cytotaxonomy। cytotaxonomy, what is cytotaxonomy? cyto है ना बच्चा, सेल है ना, और सेल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द क्रोमोसोम। हियर व्हाट वी डू, बिफोर पुटिंग एनी 2 organisms in the same group, we see its chromosome structure, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है। दिस साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन दैट, इसके ऊपर हम इसको बेस करते हुए करते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एक्सेट्रा। अब बचा और एक, दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। वन मोर इज देयर, दैट इज 6th one, that is कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में हम लोग देखते हैं कि कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है किस किस प्लांट में, सिमिलर है नहीं है। जो बायोकेमिकल हम कहते हैं कि बायोकेमिकल, ये हमने देख लिया, बायोमोलिक्यूल्स देख लिए, वहाँ मेनली हम डीएनए को देखते हैं। यहाँ हम मेनली उसके सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स जो है उसको देखते हैं कि क्या किस किस प्लांट्स में सेम तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। सो क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि देयर इज वन आर्टिफिशियल क्लास, यहाँ पे है कि ये सारा अप्लाई हुआ था ना, एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन करते समय इट स्टार्टेड विथ आर्टिफिशियल, और फिर इतने सारे को हम अप्लाई करते हुए तब हम इस तरह से क्लासिफाई कर पाए हैं। सो फर्स्ट वाज आर्टिफिशियल, जो बहुत सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस रहता है। एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिनियस ने भी किया था, where he simply counted the number of androeciums present in the flower and accordingly grouped the plants in same or different groups। दूसरा था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि इससे बहुत डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट तरह के प्लांट्स एक साथ आ जाते हैं, तो चलो और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। तो जितने सारे अलग कैरेक्टर्स भी थे, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इसे एक्सप्लोर किया गया। That too we found insufficient and then we went for phylogenetic relationship। इतना जब हो गया है, इसके बाद भी हमें और भी कुछ प्रोसेस की मदद लेनी पड़ी, बिकॉज द फॉसिल हिस्ट्री
एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप डिसाइड करने का तरीका बहुत सारे लोग प्लांट्स के लिए अप्लाई हम नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि फॉसिल हिस्ट्री अवेलेबल नहीं थी। सो व्हाट वी डिड, एक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जहाँ पर दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, जहाँ प्लांट्स के हर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हर मॉर्फोलॉजिकल, दिस इज अ कैच ना, वन मिस करने वाला पॉइंट है जो आपके नीट में 4 ऑप्शंस में एक करके आ सकता है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड था। दैट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, बट यहाँ पे जितने सारे कैरेक्टर्स है, यू कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम, उसे नंबर और कोड दिया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर इसे प्रोसेस करके आपको बता देगा कि कौन कौन से प्लांट मैक्सिमम एक दूसरे के साथ सारे कैरेक्टर्स में, बहुत सारे कैरेक्टर्स में मैच करता है। देन देर इज द साइटोटैक्सोनॉमी, जहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, नंबर के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। एंड दिस कीमोटैक्सोनॉमी, द कीमोटैक्सोनॉमी, जहाँ पे हम उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे टैनिन वगैरह इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दिस वाज अबाउट we took a look into the journey of our classification systems applied to the angiosperms। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स की बात चले और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर हम बेंथम और हुकर का नाम ना ले तो बिल्कुल ही काम ना चलने वाला है बच्चा। यहाँ अपने आर्टिफिशियल में लिनियस का नाम डाल दिया, ये हो गया दिस इज लिनियस, और दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन में आप लिखोगे बेंथम एंड हुकर। इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था, बेंथम एंड हुकर। डन, तैयार अब एल्गी के लिए। यही एक एल्गी है जो थोड़ा समय आपका भले ले ले, लेकिन इस पूरे सारे टॉपिक्स खत्म होते होते, इस चैप्टर के खत्म होने में भी ओनली वन थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू कि आपके फ्लैश कार्ड्स तैयार हो जाए, आज ही तैयार हो जाए। आज हम एल्गी कंप्लीट करने वाले हैं एंड वेंसडे वी विल बी हैविंग द ब्रायोफाइट्स। बाकी सारे आपको क्लास में याद हो जाने वाले हैं। एल्गी को आप फ्लैश कार्ड्स में ले लोगे और हर टॉपिक करते समय पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते हम लोग क्लास में आई विल एंश्योर दैट आपने एल्गी के सारे एग्जाम्पल्स याद कर लिए। So let us now move to algae. Now let us start with the first group of animal kingdom, that is the algae. आपको क्लास 9 का याद है बच्चों? प्लांट किंगडम के आपने ग्रुप पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। यही एल्गी को आपने थैलोफाइटा के नाम से वहाँ पे पढ़ा था। अब बच्चों जब आप ये क्लासिफाई करते जाते हो, ऐसे पढ़ाया जाता है, पढ़ते जाते हो, द क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड कि इसे अलग क्यों किया गया, बाकी 5 ग्रुप पांचों ऐसे अलग क्यों हुए। जैसे नॉर्मली आप अपने अराउंड चारों तरफ देखते हो, द प्लांट विच यू आर सीइंग आर मोस्टली दे आर द एंजियोस्पर्म्स, द फ्लावरिंग प्लांट्स। देखते पहचान जाते हो इसमें फूल आते हैं, दे आर ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, वो भी आसान है आपके लिए समझने में। आप उसका रूट देख लो, आप उसके लीफ देख लो, स्टेम देख लो, कॉटलीडॉन्स देख लो, इमीडिएटली विल कम टू नो कि अच्छा इसका रूट फाइब्रस है, इसका टैप है, इसके फ्लावर में 3 पेटल्स या मल्टीपल है, दूसरे में 5 या उसका मल्टीपल है, किसी का 1 कॉटलीडॉन है, किसी के 2 कॉटलीडॉन है, तो ये इमीडिएटली फिर आप डिस्टिंग्विश कर लेते हो। एल्गी जो है प्लांट किंगडम में है, दैट मीन्स इट इज हैविंग द क्लोरोफिल। पहला पॉइंट तो ये है, क्लोरोफिल है इसको। दूसरा हम एक ये देख लेते हैं, दिस इज क्लोरोफिल बियरिंग, सो नेचुरली इट इज ऑटोट्रोपिक। ये ऑटोट्रोपिक तो है। मेन पॉइंट वहां पे उसे थैलोफाइटा नाम से भी जो आपने पढ़ा था, इट इज बिकॉज इट डज नॉट हैव, उसके बॉडी इज अ थैलस। थैलस मीन्स वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है उसके पास, रूट, स्टेम, लीफ, इस तरह से उसकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती, तो उसकी बॉडी जो है वो थैलस है। वो क्या है? एक थैलस है। अब हम उसके कुछ हैबिटेट देख लें। ये हैबिट्स देख लिया आपने, हैबिटेट देख लें। हैबिटेट में इट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक जो है इसमें भी इसे
फ्रेश वाटर या मरीन, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। इट मे बी फ्रेश वाटर और इट मे बी मरीन, दोनों में ये रह सकता है। कुछ स्पेशल अलग से ये ऐसे रहता है, इट कैन बी फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जाएगा, मॉइस्ट स्टोन पर भी आपको ये जमा हुआ दिख जाएगा, मॉइस्ट वुड के ऊपर भी दिख जाता है। इसके अलावा और भी खास अगर इसका एसोसिएशन हम कहें, यू रिमेंबर यू हैव स्टडीड फंजाई, वहाँ पे आपने लाइकेन पढ़ा था। लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई एंड दे फॉर्म लाइकेन। ये किसी एनिमल के बॉडी के ऊपर भी रह सकता है, जैसे स्लॉथ बियर के बॉडी के ऊपर रहता है ये। दिस इज सम अनयूजुअल हैबिटेट इट इज शोइंग। नाउ लेट अस सी इट्स साइज एंड शेप। इसमें ये बहुत सारा वेरिएशन दिखाते हैं बच्चों। ये हो सकता है यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ जनरल कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल में यूनिसेल्यूलर का आपके एनसीईआरटी ने स्टार्ट नहीं किया है, वो वॉल्वॉक्स से स्टार्ट करता है, जहाँ बहुत सारे यूनिसेल्यूलर एक साथ आके एक कॉलोनी बना देते हैं। बट व्हाइल यू आर स्टडिंग ग्रीन एल्गी, एल्गी में हम ग्रीन, ब्राउन, रेड तीनों पढ़ेंगे। ग्रीन एल्गी जब आप पढ़ते हो तो वहाँ आपको दो यूनिसेल्यूलर पढ़ते हो, क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास। वहाँ आपको कंफ्यूजन एक आ सकती है कि क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास बोथ यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक, उसे हटा के तो एक अलग ग्रुप बन ही गया है, प्रोटिस्टा बन ही गया है, तो फिर ये फिर से प्लांट किंगडम में क्यों आया? तो उसे कंफ्यूज मत होइए, वो थोड़ा सा अभी भी मिक्सअप है कि उतना पूरी तरह से कट करके हम शायद अभी भी उसे यूज़ उस तरह से स्ट्रिक्ट वे में नहीं अप्लाई कर रहे हैं। सो द क्लोरेला एंड क्लामाइडोमोनास आर स्टिल मेंशन एंड इन ग्रीन एल्गी इट हैज़ बीन मेंशन। तो हम पहला वाला जो लेते हैं वो यूनिसेल्यूलर लेते हैं, दैट इज क्लामाइडोमोनास। दिस इज क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला, दिस इज क्लोरेला। ये जो क्लामाइडोमोनास होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये जो क्लामाइडोमोनास है, आपने ऐसे एक पियर शेप बना दिया, सामने एक ऐसे पैपिला बना देते हो, यहाँ दो ग्रैन्यूल्स है, ये दो ग्रैन्यूल्स है, दिस आर द बसल ग्रैन्यूल्स। इन बसल ग्रैन्यूल से होते हुए निकलते हैं दो ऐसे फ्लैजेला, ये हो गए फ्लैजेला। इसके अंदर जस्ट बसल ग्रैन्यूल के नीचे आपको ये दो दिख जाएंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, दिस आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय व्हाट? दिस इज द प्लास्टिड, यहाँ पर है प्लास्टिड। इस जगह पे आपको दिख जाएगा न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। प्लास्टिड के अंदर एक स्टोरेज बॉडी है, दैट इज पायरेनॉइड, ठीक है। ये क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला का स्ट्रक्चर बहुत अलग नहीं है। आप इसका स्ट्रक्चर बना के कह सकते हो कि क्लोरेला इज नॉन फ्लैजेलेटेड क्लामाइडोमोनास। ये जो सामने पैपिला छोटा सा निकला हुआ है वो आप नहीं बनाते हो, पैपिला नहीं बनाते हो, बसल ग्रैन्यूल नहीं बनाते हो, फ्लैजेला नहीं बनाते हो। नहीं बनाते हुए अब आप यहाँ पे ये प्लास्टिड तो बना ही देते हो, प्लास्टिड आपने बना दिया और ये न्यूक्लियस आपने शो कर दिया, दिस इज द प्लास्टिड, दिस इज द न्यूक्लियस, this is the pyrenoid and this is your chlorella without any flagella. So these two are unicellular. Unicellular हो गया। You will be surprised, I told you, you will be surprised to know कि ये कई फीट लंबा भी हो सकता है एल्गी। तो दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये एग्जाम्पल से बहुत मुश्किल में डालते हैं बच्चों, ये एग्जाम्पल्स ध्यान से देखते जाइए। अगर कोई चीज़ याद रखनी है, हमें अगर कोई चीज़ याद रखनी है, उसके कोई फीचर्स जाने बगैर उसे याद रखना पॉसिबल नहीं है। आपको अगर आपके घर के पास 3 बच्चों का, जिसे आप जानते ही नहीं हो, एक टेबल बना के दे दिया जाए कि हाँ ये 3 बच्चे हैं, इसके बाल ऐसे हैं, इसके बाल ऐसे हैं, इसके ऐसे हैं, इसके आँख ऐसी है, इसकी ऐसी है, इसकी ऐसी है, ये इस क्लास में पढ़ता है, ये इस क्लास में पढ़ता है, ये इस क्लास में पढ़ता है, आप नहीं, जिंदगी भर उसे याद नहीं रख पाओगे।
बट व्हेन यू नो देम पर्सनली, तब तो उसका कुछ भी कोई पूछ ले आप तुरंत बताओगे कि ये ऐसा है। ठीक है, यूनिसेल्युलर हो गए। अब हम देखते हैं दैट कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ आके एक साथ रहने लगते हैं, तो दैट इज नॉट वन ऑर्गेनिज्म, इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर्मिंग अ कॉलोनी। उसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स का। तो ये जो आप वॉल्वॉक्स पढ़ते हो, वॉल्वॉक्स का जो डायग्राम ऐसे बना हुआ है, दिस राउंड शेप, यहाँ ऐसे जो ढेर सारे, ये सारे के सारे वॉल्वॉक्स के ये इंडिविजुअल्स है, ये इंडिविजुअल्स है, और यहाँ पे भी ये सारे इस तरह से लगे हुए हैं, और इन सब के बीच में एसोसिएशन भी है, ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से करते हुए उन्होंने एक कॉलोनी बना दी है, और इस कॉलोनी को आप कहते हो दिस इज द वॉल्वॉक्स विच इज कॉलोनियल। दिस इज वॉल्वॉक्स एंड दिस इज कॉलोनियल। ये कॉलोनियल हो गया। इसके बाद फिलामेंटस। फिलामेंटस में मेंशन स्पाइरोगायरा का है, डायग्राम आपको यूलोथ्रिक्स का दिया हुआ है। यूलोथ्रिक्स की जो डायग्राम है उसके हम डिटेल्स में अगर देख लेते हैं, ये ऐसे एक स्ट्रैंड जैसा है, इसका ऐसे नीचे ये ऐसे सबस्ट्रेटम में, दिस इज द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम, ये उसकी जो बॉडी हुई, ये इसमें इस तरह से, दिस इज द सेल वॉल एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर ऐसे आपको सेल्स दिख जाएंगे, दिस आर द डिफरेंट सेल्स, और इसके अंदर इसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो हॉर्स शू शेप का है। हॉर्स शू मतलब इसी के पास ही बनाए, ये इस तरह से उसका क्लोरोप्लास्ट है। इट्स प्लास्टिड इज हॉर्स शू शेप्ड। तो यहाँ हम बना रहे हैं उसका हॉर्स शू शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये यहाँ पे ओपन है, ये यहाँ ओपन है, इस तरह से दिस आर द हॉर्स शू शेप्ड प्लास्टिड्स। यहाँ जो आपको दिख रहा है फिर यहाँ पे, दिस इज द न्यूक्लियस, ये है उसका न्यूक्लियस, एंड दिस इज द यूलोथ्रिक्स। दिस ऑर्गेनिज्म इज यूलोथ्रिक्स, दिस इज यूलोथ्रिक्स। ठीक है, दूसरा स्पाइरोगायरा, जिसे आप क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, रिप्रोडक्शन में पढ़ा है। स्पाइरोगायरा के ऐसे जो सेल्स होते हैं वो सबसे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है, इसको उसके प्लास्टिड से आप पहचान सकते हो। इट्स प्लास्टिड इज स्पाइरल। इसका प्लास्टिड जो होता है वो इस तरह से स्पाइरल होता है। यहाँ अंदर में वैक्यूल है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे थोड़ा साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म एक स्ट्रैंड से पेरिफेरल साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है। साइड में जो साइटोप्लाज्म है उससे ये न्यूक्लियस के अराउंड का साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ है। दिस इज योर स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। तो ये एग्जांपल, दिस टू क्लोरेला एंड क्लामाइडोमोनास, दे आर यूनिसेल्युलर। वॉल्वॉक्स इट इज कॉलोनियल। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के भी, बोर्ड के भी। 11 के बच्चों, आप नीट में अगले साल अपीयर होंगे, दिस आर योर नीट क्वेश्चंस। अभी आपके इंटरनल क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, और ये दो जो है, दिस इज यूलोथ्रिक्स एंड दिस वन स्पाइरोगायरा, दिस आर फिलामेंटस। ये फिलामेंटस हो गए। इसके अलावा अगर आप केल्प देखते हो, एक केल्प दैट इज ह्यूज, मैसिव, ह्यूज प्लांट बॉडी। इसकी बॉडी बहुत लंबी, बड़ी, कई फीट लंबी होती है। सो यू कैन सी दैट देर इज मच वेरिएशन, there is much variation in the size and shape of algae. We are seeing the general characters ना, we are seeing general characters। उसके तुरंत बाद हम लोग green algae, brown algae और red algae देखेंगे। At the end there is one table। वो टेबल जब लास्ट में आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे इसमें तो सारे पॉइंट्स है, यहीं सिर्फ मैं पढ़ लेता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो टेबल वैसा ही है बच्चों कि बिना किसी को जाने सारे अगर पॉइंट्स आपको दे दिए जाए
तो फिर आप उसे कैसे याद रख सकते हो? नहीं याद रख सकते हो। शुरू की स्टडी जितनी आपकी गहरी होगी, जितना टाइम लेते हुए आप शुरू की पढ़ाई करोगे, बाद में तो जितने टेबल आप खुद बना लो। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं इसका जनरल रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन इन एल्गी या जनरल को आप आसान कैसे बनाओगे? फंजाई आप पहले ही पढ़ चुके हो। फंजाई में आपने पढ़ा था कि ये रिप्रोडक्शन जो है ये असेक्सुअल भी हो सकता है, ये वेजिटेटिव भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव भी सेक्सुअल भी हो सकता है, और ये इट कैन बी सेक्सुअल। सो दिस वेजिटेटिव इन केस ऑफ फंजाई कैसे था? उसमें फिजन as well as budding as well as fragmentation। यहाँ आप याद रखोगे this vegetative reproduction is by fragmentation, only fragmentation। vegetative reproduction is by fragmentation। fusion नहीं बोलोगे, budding नहीं बोलोगे। Now come to asexual। this asexual reproduction is by means of spore formation। ये स्पोर बनाता है, और जो मोस्ट कॉमन स्पोर है एल्गी में दैट इज जू स्पोर। जू स्पोर, ये जू वर्ड कहाँ से आया? जू स्पोर का मीनिंग क्या है ये आपको समझना है। जू, जोलॉजी, बॉटनी। जोलॉजी मीन्स एनिमल रिलेटेड ना। यहाँ पे एनिमल का एक बिहेवियर यहाँ मेंशन या आपको समझाना चाह रहा है। जो कैरेक्टर लिया गया दैट इज मोटिलिटी, लोकोमोशन, कि एनिमल्स मूव करते हैं। ये स्पोर भी मूव कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज जू स्पोर। इसके पास लिम्स नहीं है मूव करने के लिए, इसके पास फ्लैजेला है। विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला these zoospores they are motile and when they germinate, जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये न्यू प्लांट बॉडी बना देता है, दैट यू नो, न्यू प्लांट बॉडी बना देता है। हो गया? आसान है? आगे बढ़े। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है दैट मीन्स देयर हैज टू बी फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स, दो पेरेंट्स होने चाहिए, और देयर हैज टू बी फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स। ठीक है, अब ये दो गमीट जो है वो साइज में सेम है या सेम नहीं है, इसके अकॉर्डिंगली इसके 3 टाइप्स हो सकते हैं। एक हो गया आइसोगैमस, वन इज आइसोगैमस। आइसोगैमस में हम 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऐसे आप याद रखोगे कि साइज सेम है, आइसो सिमिलर इन साइज, साइज सेम है। एक में फ्लैजेला है, एक में फ्लैजेला नहीं है। फ्लैजेला है नहीं है फिर भी आएगा आइसोगैमस में कि साइज सिमिलर है। आइसोगैमस का एक आप लेते हो एग्जाम्पल, दूसरा कलर से लिख दें। एक एग्जाम्पल आप लेते हो कि साइज सेम है दोनों गमीट्स का, साइज ऑफ बोथ गमीट्स इज सेम एंड द गमीट्स आर फ्लैजिलेटेड, दोनों गमीट्स फ्लैजिलेटेड है। जैसे एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स का, यूलोथ्रिक्स। दूसरा इसका एग्जाम्पल ले लो, साइज सेम है, साइज सेम लेकिन फ्लैजिला नहीं है, दिस इज नॉन फ्लैजिलेटेड, दिस इज नॉन फ्लैजिलेटेड। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ठीक है, दोनों आइसोगैमस में साइज सेम, साइज सेम, साइज सेम, दोनों में साइज सेम लिखना है। एक में फ्लैजिला है, किस में है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा, आप अपना एक कम से कम एक फ्रेंड होना चाहिए ना, या एक ग्रुप होना चाहिए ऐसे, जिसमें आप अचानक से ऐसे क्वेश्चन पूछते हो और किसी को तुरंत उसमें आंसर करना है। सो इट इज यूलोथ्रिक्स विच इज फ्लैजिलेटेड एंड स्पाइरोगायरा जहाँ पे वो नॉन फ्लैजिलेटेड है। दूसरा जो टाइप है दैट इज अनआइसोगैमस। अनआइसोगैमस, अनआइसोगैमस का मतलब हुआ जो गमीट्स है दे आर डिसिमिलर इन साइज, साइज ही उसका डिफरेंट है, डिसिमिलर। इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना, यूडोरिना।
डन। तो आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, और तीसरा होता है oogamous। तीसरा है oogamous। ये oogamous क्या है? ये भी दोनों गमीट्स दे आर डिसिमिलर इन साइज, बट बहुत ज़्यादा डिसिमिलर। एक एकदम छोटा, एक बहुत बड़ा। और एक फर्क कि जो छोटा वाला है दैट इज मोटाइल एंड जो बड़ा वाला है दैट इज नॉन मोटाइल। सो व्हाट इज oogamous? oogamous में द one gamete is small and flagellated and motile। ये मोटाइल हो गया। अदर जो बड़ा है वो फीमेल गमीट है। अदर इज बिग एंड नॉन मोटाइल। बिग एंड नॉन मोटाइल। इसके एग्जाम्पल्स क्या आएंगे? इसके एग्जाम्पल्स जो है वो है आपका वॉल्वॉक्स, जो कॉलोनियल पढ़ा था अभी आपने, वॉल्वॉक्स। और एक है फ्यूकस। ये फ्यूकस तो ब्राउन एल्गी है, वॉल्वॉक्स तो ग्रीन एल्गी है। सो दिस इज फ्यूकस। हो गया, जनरल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया बच्चा। मतलब आपके एल्गी के जो जनरल कैरेक्टर्स है, नॉट ओनली जनरल रिप्रोडक्शन, एल्गी के जितने जनरल कैरेक्टर्स आपने पढ़े, हैबिटेट पढ़ लिया, साइज शेप पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, वो कंप्लीट हो गया। यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है एक, यहाँ आपको याद रखना है कि यूलोथ्रिक्स का जो गमीट है वो कैसा है। 4 ऑप्शन है, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये जो है इसका साइज यूलोथ्रिक्स में दोनों के सेम होते हैं और दोनों फ्लैजेलेटेड होते हैं। स्पाइरोगैरा साइज सेम है और दोनों में नो फ्लैजेला नहीं होते हैं। इस तरह से इसे याद रखो। ये अनआइसोगैमस का भी एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। क्या है अनआइसोगैमस, उसका एग्जाम्पल। और ये भी वैसे इम्पॉर्टेंट है, कहते हुए पढ़ाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और हर पॉइंट, हर वर्ड को याद कर लेना पॉसिबल है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। नाउ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। So many questions for NEET come from here. Let us see the economic importance of algae. Economic, a small paragraph, but so many questions are there. Economic importance of algae. The first point, it is carbon dioxide fixation. बच्चों, आप जानते हो कि ये जो ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं कि ये जो CO2 घूम रहा है चारों तरफ, कि लो मैंने आपको एज अ ग्लूकोज फिक्स कर दिया। देन ऑन दैट ग्लूकोज द होल हेटेरोट्रॉपिक वर्ल्ड डिपेंड्स। तो ये जो CO2 फिक्सेशन है इसका अबाउट 50% जो इसका है ऑन अर्थ इज डन बाय द एल्गी। सोच रहे हो कितना ज़्यादा? 5 ग्रुप है प्लांट्स के, उसमें से ये जो एल्गी है ये 50% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो फोटोसिंथेसिस में जितनी फोटोसिंथेसिस होती है फिर उतना ऑक्सीजन भी तो निकलता है। सो इसका और एक इसके साथ जोड़ा हुआ क्या है कि thus it makes the environment ऑक्सीजेनिक। उसके आसपास की जितनी एनवायरनमेंट है ऑक्सीजेनिक, वो ऑक्सीजन से वो भर देता है उसको। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इट इज यूज्ड एज फूड, सोर्स ऑफ फूड बाय मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे हैं जो इसे खाते हैं, मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल में कौन कौन है देखो बच्चों। एग्जाम्पल में है लैमिनारिया, देन सार्गैसम एंड पॉरफायरा। ये जो लैमिनारिया एंड सार्गैसम है ये दोनों ब्राउन एल्गी है। ये अभी हैमर करते जाऊंगी, आपको बताते जाऊंगी यहाँ पर भी कि ये ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी है। ये धीरे धीरे याद होंगे आपको।
इसमें आपके फ्लैश कार्ड्स, आपके स्टिकी नोट्स आपको बहुत मदद करेंगे। ये उसमें आपको डाल लेना है कि ब्राउन, ये 2 ब्राउन एल्गी, ये रेड एल्गी, दीज आर यूज्ड एज फूड। तीसरा देखो, अच्छा एक और पॉइंट था जो यहाँ मेरा भी छूटने वाला था, जो अक्सर छूट जाता है पढ़ते हुए, कि ये जो एज अ फूड यूज होते हैं, ये अराउंड 70 स्पेसीज ऑफ मरीन एल्गी। 70, ये 70 नंबर भी आपको याद रखना है। दिस आर ऑल एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी आते हैं आपके नीट में ना, तो इसे आपको याद रखना है। थर्ड इज, एक हो गया आपका CO2 फिक्सेशन, दूसरा हो गया एज अ फूड, तीसरा हम लिखते हैं ये बहुत सारे ऐसे मरीन एल्गी है, मेनी मरीन एल्गी, दे फॉर्म हाइड्रोकोलॉइड। हाइड्रोकोलॉइड किसे कहते हैं बच्चे? हाइड्रोकोलॉइड, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। ये मरीन एल्गी ऐसी चीज बनाते हैं जो बहुत सारा वाटर होल्ड कर सकता है, इसे हम कमर्शियली यूज करते हैं। सो ये है क्या, 2 तरह के हाइड्रोकोलॉइड्स के नाम हम लिखते हैं और उसे कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं। वन इज एल्गिन, वन इज कैराजीन। एल्गिन एंड कैराजीन। कैराजीन 2 R है और 2 E है इसमें, ये एल्गिन और कैराजीन। एल्गिन इज फ्रॉम ब्राउन एल्गी, इसका मेंशन है बुक में है कि ये ब्राउन एल्गी है, और कैराजीन दिस इज रेड एल्गी। जिस समय आप स्पेसिफिक रेड और ब्राउन पढ़ते हो उस समय तो उनका मेंशन आता ही आता है, लेकिन इस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कभी वो रेड है, ब्राउन है, ग्रीन है, इसका मेंशन आता भी है, कभी नहीं भी आता है। शुरू से ही ऐसे हम बात करते जाते हैं, बोलते जाते हैं, तो आप उससे फैमिलियर होते चलते हो। तो ये हो गया आपका हाइड्रोकोलॉइड वाला एक प्रॉपर्टी, ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। और एक आ जाइए आप चौथा, ये है ये एगर। बहुत सारे कुछ ऑर्गेनिज्म से हमें एगर मिलता है, कुछ ऑर्गेनिज्म से हमें अगार मिलता है। व्हाट इज एगर? इससे हम इसे यूज करते हैं। एक है, इसमें हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं लैब में, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। दूसरा, इसे हम आइसक्रीम और जेली में यूज करते हैं, आइसक्रीम और जेली में यूज करते हैं। किससे मिलता है हमें? ये हमें 2 रेड एल्गी से मिलता है। 2 रेड एल्गी है, इसके एग्जाम्पल, वन इज जेलिडियम, वन इज ग्रासिलारिया। जी, जेलिडियम, ग्रासिलारिया, दिस बोथ आर रेड एल्गी, बोथ आर रेड एल्गी। ठीक है, अब बचा बस एक, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेल्यूलर है, आपने अभी पढ़ा था, दैट इज क्लोरेला। क्लैमाइडोमोनास में पढ़ा था ना, उसमें फ्लैजेला है, वैसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। पैपिला, लैबियल पैपिला नहीं बनाते हैं, फ्लैजेला नहीं बनाते हैं। तो जो आपका क्लोरेला बना था, ये क्लोरेला, दिस इज वेरी रिच इन प्रोटीन, इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन एंड इट इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय फूड सप्लीमेंट। हमारे जो स्पेस ट्रैवलर्स है ना, वो भी इसे एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। दिस वाज ऑल, दिस इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यू कैन सी हाउ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट दे आर, और यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स आपने पढ़ लिए। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये जो एज अ फूड कौन से थे, एज अ हाइड्रोकोलॉइड्स कौन से थे। फूड वाला कम पूछता है, ये हाइड्रोकोलॉइड बहुत पूछता है, एगार का भी बहुत पूछता है। ये जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस बच्चे। इट इज क्लासिफाइड इनटू एल्गी इज क्लासिफाइड into 3 classes। कॉमन, अगर आप कॉमन लैंग्वेज में कहोगे तो कहोगे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, या फिर आप उसको कहते हो क्लोरोफाइसी, दैट इज द ग्रीन एल्गी, और फियोफाइसी, दिस इज द ब्राउन एल्गी, और द
rhodophyceae. This is the red algae. First we start with chlorophyceae. ये जो chlorophyceae है बच्चे, you already know that it is called green algae. Fine. So this is green algae. ये बहुत वैरी करता है शेप में. जैसे आपने अभी जनरल कैरेक्टर्स में जैसे ग्रीन एल्गी आप पढ़ोगे, you will find कि all the characters you have already studied while studying the general characters of the algae. थोड़े थोड़े बस एडिशंस है. तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में हम क्या पढ़ते हैं कि ये ग्रीन है कलर में. इसके पास पिगमेंट कौन से हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ए बी एक के बाद एक, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी. जैसे आप ब्राउन पढ़ोगे उसके बाद रेड पढ़ोगे, तीनों में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए लिख देते हो. और उसके बाद ए के बाद बी आता है. द सेकेंड पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी यू राइट बी, इन ब्राउन एल्गी यू राइट सी, इन रेड एल्गी यू राइट डी. इट इज लाइक दैट. तो वो हम जैसे पढ़ते जाएंगे आपको और समझ में आते जाएगा. सो द पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ये तो होता है प्लास्टिड में. एंड द प्लास्टिड में बी द प्लास्टिड, ये प्लास्टिड कई शेप का हो सकता है. आपने पहले ही पढ़ा ना, कितने तरह का पढ़ा. एक क्लैमाइडोमोनास में देखा हमने, एक क्लोरेला में देखा, फिर यूलोथ्रिक्स में भी देखा, और स्पाइरोगायरा तो आप क्लास 10 से देखते आ रहे हो. द स्पाइरल रिबन शेप बट स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट. तो द प्लास्टिड में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स ना. द प्लास्टिड के अलग अलग तरह के शेप होते हैं. इट मे बी कप शेप्ड, इट मे बी डिस्कॉइड, it may be plate like, it may be reticulate, it may be ribbon shaped, spiral. So it is of different types. क्लोरोप्लास्ट पढ़ा तो इमीडिएट इससे रिलेट करते हुए आप पायरेनॉइड के बारे में बोल देते हो. क्या है पायरेनॉइड? Pyrenoid is a storage body present inside the chloroplast. प्लास्टिड के अंदर में सिचुएटेड रहता है. ये भी नया नहीं है आपके लिए, जनरल कैरेक्टर्स में डायग्राम के साथ आपको दिखाया था. इसमें मेनली क्या स्टोर्ड रहता है बच्चों? दैट इज स्टार्च. स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होता है. एंड इन सम एल्गी oil droplets are also there. Oil droplets also stored. ठीक. और क्या पढ़ोगे? प्लास्टिड पढ़ लिया. ये क्लोरोफिल, प्लास्टिड, पायरेनॉइड तीनों रिलेटेड है. तो ऐसे रिलेट करते हुए तीनों ऑटोमेटिक पहले ऐसे बोल दोगे. और इसकी जो सेल वॉल होती है, प्लांट है ना बच्चा, तो प्लांट है तो इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है. So it is made up of cellulose, but outside the cellulose there is a layer of pectin. One layer of pectin. ये याद रखना है आपको, वो दूसरे ग्रुप में दूसरे क्लास में डिफर कर जाएगा. One layer of pectin outside cellulose. ठीक है. कुछ तो मुश्किल नहीं था. मुश्किल होगा भी तो याद करने में. इसे बार बार हम जब देखते जाते हैं, ये आपको याद करने में फ्लैश कार्ड्स मदद करेंगे. स्टिकी नोट्स आप ऐसे लगा के रख देते हो, आते जाते नज़र में आते रहेगा, तो वो फिर से रिवाइव होते रहेगा बच्चों. तो उस चीज़ में आप मत डरना. बच्चे मेनली ये कैसे याद रहेगा, वो कैसे याद रहेगा करते हुए डरते हैं. उसमें आपको नहीं डरना है. अब हम देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन. तो क्लोरोफाइसी का रिप्रोडक्शन अगर आप देखो तो पूरा का पूरा जैसे जनरल में आपने पढ़ा था वही है. उससे अलग कुछ भी इसमें पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं. जैसे वेजिटेटिव आपने क्या पढ़ा था? बाय फ्रैगमेंटेशन हो गया. असेक्सुअल, what you studied, that asexual is by spore formation and the most common spore is zoospore. Fine. अच्छा. And the sexual reproduction is maybe isogamous,
may be अनआइसोगैमस और इट मे बी oogamous। पहले ही पढ़ चुके हो इतना सारा चीज, ठीक है, हो तो गया। ग्रीन एल्गी कंप्लीट। ग्रीन एल्गी में हमने पढ़ा क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके प्लास्टिड्स के कई तरह के शेप होते हैं। Inside the plastid there is a storage body called pyrenoid which mainly consists of, this is one important question, आपकी क्लास 11 के बच्चों, ये आपके इंटरनल एग्जाम के लिए और बाद में नीट के लिए भी, और जो 12th के बच्चे देख रहे हो आपके नीट के लिए very important. So it pyrenoid, it mainly consists starch, it may also contain protein. कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर होते हैं। सेल वॉल में सेल्यूलोज तो रहता ही है, उसके बाहर एक पेक्टिन लेयर भी रहती है। रिप्रोडक्शन, इट मे बी वेजिटेटिव, इट मे बी असेक्सुअल, इट मे बी सेक्सुअल। वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन, असेक्सुअल बाय मेनली बाय जूस्पोर्स एंड सेक्सुअल मे बी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous। इसके एग्जाम्पल्स आपने सारे बहुत सारे पढ़ लिए ना। कौन कौन से पढ़े हैं? जितने आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं जनरल पढ़ते समय, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा यहाँ आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है कारा, एक है कारा, तो उसको सबसे पहले ले लेते हैं। बाकी आपने जो पढ़े हैं वो है क्लैमाइडोमोनास, दूसरा क्या था उसके जैसा क्लोरेला, फिलामेंटस कितने थे? नहीं, एक कोलोनियल था ना, वॉल्वॉक्स, तो एक वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस पढ़ा था आपने, यूलोथ्रिक्स, और पढ़ा था स्पाइरोगायरा। जब आपने जनरल कैरेक्टर्स में डायग्राम के साथ ये सारे देख लिए थे, उसमें सिर्फ कारा नहीं देखा था बच्चों, सारे देख लिए थे, तो उसे रिकॉल करने में यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आ रही होगी तो सोच लो, आ रही है, चलो आ रही है, मैं फ्लैश कार्ड्स में डाल लेता हूँ, मैं अभी भी लर्न कर लूँगा, तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस में भी वो आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। द क्लास फियोफाइसी, फियोफाइसी मीन्स फियोफाइसी, that is the brown algae. Brown algae. We have just completed chlorophycy, the green algae. This brown algae, Phaeophyce, उसका habitat क्या है बच्चों? ये फ्रेश वाटर में भी है, ये मराइन इन्वायरमेंट में भी है, एंड इट इज़ फाउंड ऑल्सो इन ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश मतलब नदी समुंदर का जहाँ पे मिलन हो रहा है, जहाँ पे फ्रेश वाटर मरीन वाटर मिल रहे हैं, दैट ब्रैकिश वाटर। लेकिन ये फ्रेश वाटर में कम होता है, यहाँ रेयरली पाया जाता है, और मरीन में मैक्सिमम पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, तो दिस हमने वहाँ पे क्लोरोफाइसी में हैबिटेट नहीं लिखा था, वहाँ पर भी ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मरीन वाटर, ये तीनों में पाए जाते हैं बच्चों। इन द लेक्चर्स ऑलमोस्ट ऑल एनसीईआरटी पॉइंट्स विल बी कवर्ड, मतलब ऑलमोस्ट मीन्स यही कोशिश रहेगी कि उसमें 100% पॉइंट्स ही इंक्लूडेड हो। बाई चांस लेक्चर में अगर कोई भी पॉइंट छूट जाता है, देन इट इज़ टेकन केयर ऑफ कि फिर उसे एक बार वीडियो को अपलोड करने से पहले केयरफुली देख के, अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग हो तो आप हमेशा देखिएगा उसमें फिर टेक्स्ट कर दिया जाता है। सो व्हेन यू आर टेकिंग द नोट्स फ्रॉम द लेक्चर, देन यू कैन बी श्योर कि आपके एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स इसमें आ गए हैं। फाइन, तो आपके क्लोरोफाइसी में आप ऐड कर लेना कि वो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मरीन वाटर सब में पाए जाते हैं। नाउ दिस फियोफाइसी, इसके साइज शेप में बहुत वेरिएशन होता है। हियर यू कैन फाइंड द एक्टोकार्पस जो है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए ये एक्टोकार्पस का, और एक एग्जांपल ले लीजिए केल्प का। दिस एक्टोकार्पस, इट इज सिंपल ब्रांच्ड एंड इट इज फिलामेंटस एंड फिलामेंटस, वेयर एज ये जो केल्प है
केल्प यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ना, वहाँ साइज वेरिएशन में आपने पढ़ा था. इट इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड. दिस इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड और ये बहुत लंबा हो सकता है. कैन बी 100 मीटर्स इन लेंथ. 100 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है केल्प की. ठीक है. अब इसके आप पिगमेंट्स देख लो, साइज शेप देख लिया, इसका हैबिटेट, यहाँ पे ये हैबिटेट देख लिया, हैबिटेट देख लिया, साइज शेप का वेरिएशन आपने देख लिया. अब आप इसके पिगमेंट्स देख लो. पिगमेंट्स जस्ट अभी आपको हमने बताया था कि ए सब में लिखना है, सो क्लोरोफिल ए आप सब में लिख दिया, फिर बी आपने ग्रीन में लिखा, सी आप इसमें लिखते हो. सो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड और कैरोटेनॉइड, ये इसके पिगमेंट्स है. फाइन. इसका जो कलर होता है, ये कलर वैरी करता है ऑलिव ग्रीन से लेते हुए, इट मे बी ऑलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन. These different shades of brown, they depend on the amount of this xanthophyll pigment fucoxanthin. Xanthophyll का एक pigment है fucoxanthin. Fucoxanthin. This is a type of xanthophyll pigment. So this amount of fucoxanthin present decides the color. ठीक है. Next आप पढ़ो इसका सेल वॉल. तो इसके सेल वॉल में सेल्यूलोज तो होनी ही होनी है, और ग्रीन में आपने क्या पढ़ा था, सेल्यूलोज के बाहर पेक्टिन पढ़ा था. इसका सेल्यूलोज के बाहर में आपका प्रेजेंट है एल्गिन. दिस इज सेल्यूलोज एंड आउटसाइड इट इज एल्गिन. नेक्स्ट कम टू द स्टोरेज मटेरियल. स्टोरेज मटेरियल जो है, इन ग्रीन एल्गी इट वॉज स्टार्च, मेनली स्टार्च था, प्रोटीन भी हो सकता है. और यहाँ पे स्टोरेज मटेरियल जो है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसका एक एग्जाम्पल है लैमिनारिया. तो वो जब एग्जाम्पल याद कर लेते हो तो ये भी याद कर लेते हो, इस स्टोरेज मटेरियल का नाम है लैमिनारिन, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल. ठीक. अब इसके जो सेल की स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर, तो सेल है तो प्लास्टिड तो है ही है. प्लास्टिड के अलावा इसमें जैसे आप मेन एक से प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाते हो बच्चे हमेशा, तो उसमें आप एक वैक्यूल बनाते हो सेंटर में, और वैक्यूल के पास में एक न्यूक्लियस बनाते हो. दिस इज फाउंड हियर. मतलब इसमें other than plastid there is centrally located, सेंटर में है, centrally located vacuole, centrally located vacuole और न्यूक्लियस भी इसमें पाया जाता है. ठीक. सेल का स्ट्रक्चर देख लिया, तो इसके बॉडी का स्ट्रक्चर देख ले. थोड़ी इसकी बॉडी भी उतनी अनडिफरेंशिएटेड नहीं है जितनी आपने क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी में पढ़ी थी. इसकी जो बॉडी है उसमें एक होल्ड फास्ट जैसा, रूट जैसा स्ट्रक्चर है. दिस इज द होल्ड फास्ट, जो इसे सबस्ट्रेटम में खुद को पकड़ के रखने में मदद करता है. फिर एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं स्टाइप. एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज द स्टाइप. ऊपर में एक ऐसे लीफ के लैमिना जैसा स्ट्रक्चर है. दिस इज द फ्रॉन्ड. दिस इज FROND. होल्ड फास्ट, रूट लाइक, देन द स्टॉक दैट इज टाइप, एंड द फ्रॉन्ड दैट इज फोटोसिंथेटिक फ्रॉन्ड. ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी यहाँ बनाया, ऐसा स्ट्रक्चर होता है लैमिनारिया का. लैमिनारिया याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि ये तो लैमिना है ना, लीफ का जो स्ट्रक्चर, लीफ का जो पत्ता होता है उसे लैमिना कहते हैं. तो ये लीफ के पत्ते जैसा ही तो है इसका स्ट्रक्चर, पूरा लीफ का लैमिना है. यहाँ देखोगे, ओ दिस इज लैमिना, और उसका नाम है लैमिनारिया. इसके अलावा इसके दो और एग्जाम्पल है. वन इज फ्यूकस
and one is dictyota, one is फ्यूकस, यहाँ लिखते हैं फ्यूकस, और एक है जो है डिक्टियोटा। ये जो फ्यूकस है, इन फ्यूकस डायग्राम यू विल बी एबल टू सी द व्हाट यू से द एयर बबल्स। तो ये फ्यूकस है, इसमें ऐसे इसके स्ट्रक्चर होते हुए फिर इसमें यू कैन फाइंड द एयर बबल्स हियर, यहाँ 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 इस तरह से। ये क्या है, डायग्राम भी पूछ सकता है कि ये क्या है। सो दिस आर द एयर बबल्स, दिस इज फ्यूकस। जिसमें एयर बबल वाला स्ट्रक्चर है वो फ्यूकस है। डिक्टियोटा याद रखना आपके लिए आसान है, ये ऐसे दो में ब्रेक होते जाएगा ना, यहाँ से आप शुरू करना, फिर इसको दो में ब्रेक कर दो, दो में ब्रेक कर दो, उसे फिर फर्दर दो में ब्रेक कर दो, इसे भी ऐसे ले जाइए, इसे भी ऐसे फर्दर दो में ब्रेक कर दीजिए। इस तरह से इसे आगे बढ़ाते जाइए। दिस विल बी योर डिक्टियोटा, दिस विल बी योर डिक्टियोटा। कितने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए यहाँ आपने? यहाँ पे एक आपने पढ़ा था केल्प, ये एक केल्प पढ़ लिया यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ एक्टोकार्पस था, सिंपल ब्रांच्ड, दिस इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। उसके बाद सीधे आप आ जाते हो यहाँ पे, ये लैमिनारिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, यही तीन डायग्राम दिए हुए हैं, फ्यूकस, लैमिनारिया और डिक्टियोटा। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल में आपने एक सार्गैसम पढ़ा था, और सार्गैसम इसका इट्स डायग्राम इज नॉट देयर, लेकिन सार्गैसम यू हैव स्टडीड इन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सार्गैसम वाज इन the use of algae as food. There you have studied that this laminaria and sargassum, these two brown algae are used as food source by the aquatic organisms. तो अब हम आगे बढ़ के इसका देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में थोड़ी डिटेलिंग है बच्चों, रिप्रोडक्शन में थोड़ी सी डिटेलिंग है। जैसे क्लोरोफाइसी में फर्दर कोई डिटेलिंग नहीं थी, जनरल से हटके यहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग है। चलो देख लें। Now we are going to see the reproduction in brown algae. But see students, the importance of studying the general characters first. जब आपने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए तो फिर उसे जस्ट आपको बैठाते जाना है डिफरेंट क्लासेस में with of course few modifications. चलिए देखें ब्राउन एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे आसान हो जाता है जब आपने पहले से ही जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं। What you have already studied is that the reproduction in algae is of three types. You write it here. One is vegetative, second is asexual, and third is sexual. Same thing you have written ना, कुछ अलग नहीं लिखा है अभी तक। In vegetative you have studied that it is by fragmentation, that you write here too. ग्रीन में भी वैसा ही लिखा था। सो इट इज फ्रैगमेंटेशन। नाउ कम टू asexual reproduction. You know that asexual reproduction is by spores, mainly zoospores. वही लिख दिया, mainly zoospores. But I told you that there is some detailing here. ये जो zoospores है, very important point here, about the zoospores, that these zoospores they are pyriform. Pyriform का मतलब होता है pear shaped. They have two flagella. These two flagella they are unequal. एक छोटा है, एक बड़ा है, and वो उसके टॉप में अटैच्ड नहीं है, ये laterally attached है। Unequal and laterally attached. This is laterally attached. क्या पढ़ा? That the zoospores they are pear shaped, they have two flagella, that means they are biflagellate. Those flagella are unequal and laterally attached to the spore, हो गया। Now come to sexual reproduction. यहाँ आपने क्या पढ़ा था वही आप लिख देते हो, मतलब it may be isogamous, it may be unisogamous, or it may be
oogamous, oogamous जहाँ पे एक गमीट बड़ा और एक गमीट छोटा। यहाँ भी गमीट की कुछ डिटेलिंग है, जो डिटेलिंग आपने यहाँ पे पढ़ ली सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, मतलब जूस्पोर तो नहीं लिखेंगे। दैट मीन्स द gametes they are also pyriform means pear shaped, they are biflagellate, दो फ्लैजेला है इसमें, and the flagella are laterally attached, गमीट के lateral side में laterally attached. If you are asked to recognize that class which has pear-shaped gametes or pear-shaped zoospores which are biflagellate and the flagella are attached laterally, तो इट इज़ अ बिग साइन कि हाँ ये आपका ब्राउन एल्गी ही है। ऐसा ग्रीन एल्गी में भी नहीं होता, ऐसा रेड एल्गी में भी नहीं होता। गमीट्स जो है ये गमीट्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बन सकते हैं बच्चों, जिसे कहते हैं ऊगोनिया। ऊगोनिया में बनते हैं और इसका फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में भी हो सकता है या इनसाइड ऊगोनियम भी हो सकता है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन, all about reproduction in brown algae, that vegetative by fragmentation, asexual by spore formation. Spores are mainly zoospores. Sexual reproduction may be isogamous, unisogamous or oogamous. इसमें भी pear shaped है, biflagellate और flagella are laterally attached. गमीट्स ऊगोनिया में बनते हैं। ऊगोनिया के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है या वाटर में भी हो सकता है। दैट्स इट। और इसके एग्जाम्पल्स तो आपने पहले ही पढ़ लिए। जितने डायग्राम्स आपके बुक में है वो है पहला वाला लैमिनारिया, उसके बाद फ्यूकस, उसके बाद डिक्टियोटा। इसके अलावा आपने एक्टोकार्पस पढ़ा जो सिंपली ब्रांच था, केल्प पढ़ा विच वॉज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। अदर देन दैट सार्गैसम एंड लैमिनारिया। सार्गैसम इज द वन which you have studied while studying that economical importance of algae. It is used as food source by the aquatic organisms. ग्रीन और ब्राउन हो गया बच्चों, अब बस बचा है रेड एल्गी। रेड एल्गी और उसके बाद जब हम टेबल 3.1 देखेंगे, तो सिर्फ डायरेक्ट आप इस टेबल पे लास्ट में आप ये टेबल पढ़ते हो, आपको लगेगा बाकी पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, इतना ही पढ़ लेते तो भी सारे पॉइंट्स आते। नहीं, वो पॉइंट्स वो कंपैरेटिव है ना, समझ में नहीं आता। उसके अलावा ये सिर्फ टेबल देखने से आपके बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं जो फिर से आप थॉरो सर्च नहीं करने से आपके पकड़ में तो आते ही नहीं है। तो अच्छा तो यही है कि आपने पूरा थॉरो पढ़ लिया। टेबल में आपको तुरंत दिखाई देगा कि द विच कैरेक्टर्स आर नॉट शोन हियर। फाइन, ओके। So the last one, that is the red algae, Rhodophyceae. Rhodophyceae चल रहा है आपका नोट्स लेने का काम, और क्लास 12th वालों अपना फ्लैश कार्ड वाला काम टेक इट वेरी सीरियसली। Rhodophyceae और दिस इज रेड algae। पहले इसका हैबिटेट देख ले। हैबिटेट में हम जैसे देख रहे हैं फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मरीन वाटर, तो इसमें बहुत कम है ये फ्यू। ब्रैकिश में भी बहुत कम है। इट इज मोस्टली मराइन, इट इज मोस्टली मराइन। व्हाई इट इज रेड? इट इज कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ प्रेडोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट R-phycoerythrin. Of course it has other pigments also. इसके पास दूसरे पिगमेंट है, इसके पास क्लोरोफिल A है, इसके पास it is also having chlorophyll D also. These pigments it has, but predominantly it has a red pigment called R-phycoerythrin. इसके हैबिटेट में हमें और भी कुछ पॉइंट्स डालने हैं बच्चे। वो ये है कि ये स्पेशली वार्मर रीजन में पाया जाता है, समुंदर के वार्मर रीजन में पाया जाता है। दूसरी बात ये
कि ये अपर सरफेस में भी पता पाया जाएगा, एट द अपर सरफेस वेयर इट इज वेल लिट एरिया, well lit with the sunlight, there also it is found, as well as it is found deep into the sea, deep inside sea, where the light is hardly penetrating, there also you will find it. Means it is mostly marine, that too it is mostly concentrated in the warmer places. It is found in the well lit zone also and the deeper zone also. Now this pigment you have seen. Other than that, they are mostly multicellular. They are mostly multicellular. आपके ये पॉइंट डालने का क्या ज़रूरत था? They are all multicellular ना, प्लांट में है. कुछ एक्सेप्शन तो हमने डाले हुए हैं इसमें भी, ग्रीन में. इसका मतलब कुछ यूनिसेल्युलर इसमें भी होने चाहिए. That's why it is written that it is mostly unicellular. Many have complex body design and their storage material सभी का बहुत important है. Here it is Floridian starch. This is Floridian starch. अब हम इसके reproduction में आ जाते हैं and the chapter is done. So reproduction इसकी जो है इसमें थोड़ा फर्क है बच्चों, है ना. This is vegetative, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये तीनों आपने ऐसे लिख लिए. ये वेजिटेटिव जो है दिस इज बाय फ्रैगमेंटेशन, इसे आपने ऐसे लिख लिया. फिर असेक्सुअल इज बाय स्पोर्स, बट द स्पोर्स आर नॉन मोटाइल. मीन्स दैट जूस्पोर्स, इफ द क्वेश्चन इज दैट जूस्पोर इज नॉट फाउंड इन दिस क्लास ऑफ एल्गी, तो वो है आपका रेड एल्गी. They are not zoospores, they are not motile, they are non-motile. So these spores are non-motile. The sexual reproduction में भी isogamous, unisogamous नहीं. Sexual reproduction is oogamous and complex post-fertilization changes आपको यहाँ दिखाई देंगे. Post-fertilization changes इस क्लास में आपको मिलेंगे. That is all about its sexual reproduction. इसके examples बहुत important है. 2 you have already studied that which gives agar. agar में आपने Gelidium और Gracilaria. इसमें 2 P है. 2 examples with P and 2 examples with G. This is one is Porphyra, one is Polysiphonia, one is Gelidium and one is Gracilaria. That's it. 2 with P, 2 with G. Porphyra, Polysiphonia, Gelidium, Gracilaria. लेक्चर खत्म हुआ बच्चा. अब आपका काम है एनसीईआरटी लेके बैठना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, फ्लैश कार्ड्स पे अपना काम खत्म करना. You will get the link for the notes in the description box. You will also get the link for DPP in the description box. If possible, I will give one table immediately or afterwards. अगर कल नहीं हो, आज ही नहीं हो पाता है तो कल परसों में मिल जाएगा. But that one exhaustive table also I will form, जहाँ आपको 3.1 वाले टेबल से हट के भी दूसरे पॉइंट्स मिल जाएंगे. Now when you see the table 3.1, तो that will be like a massive खजाना for you. इसी में आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाने वाली है. Okay, so see you day after tomorrow at 2 p.m. with the next topic, that's Bryophyta.